नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज तारीख है 16 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। 16 जुलाई है आज और 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो 57 दिन करीब में बचे हुए हैं। ढंग से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा और आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 57 दिन ये होने वाला है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन आपके जीवन में ये 57 डेज़ कभी भी नहीं आएगा आपके लिए, अगर ये एग्ज़ाम वाकई बहुत ज़रूरी है तो। इसलिए ज़रूर अच्छे से तैयारी करके एक मिनट भी वेस्ट मत कीजिएगा। जिस दिन मैंने गाइडेंस वीडियो बनाया था लास्ट 60 डेज, उस दिन मैंने एक छोटा सा चीज़ अंत में बताया था, जो मैं आज शुरुआत बता देता हूँ, फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं। ऑनलाइन अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना, तो कृपया उसका एक फ़िक्स टाइम कर लीजिएगा, क्योंकि फ़ोन सबसे ज़्यादा समय आपका बर्बाद करता होगा। नेट तभी ऑन करना है जब कुछ पढ़ना है, जब कुछ न्यूज़ देखना है, जब कुछ सर्च करना है, नहीं तो नेट ऑन नहीं करना है। ये छोटा सा चीज़ बना लिए। मेंस से पहले ही मैंने बच्चों को बोला था कि मुझे पता है ना समय कहाँ बर्बाद होता है, तो कृपया दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। 57 दिन 58 दिन जितने भी आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं उतने दिनों के लिए तभी नेट ऑन करो। एक समय होना चाहिए कि रात के, सुबह के, दोपहर के, मैं इतने से इतने बजे तक ऑनलाइन पढ़ना है मुझे। और अगर आपने ऑनलाइन ही सारे कोर्सेज ले रखे हैं और सभी जगहों पर ऑनलाइन ही अध्ययन कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया से संबंधित जितने भी ऐप हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम के अलावा, उन सभी को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि यही दोनों आपके काम का है। अगर किसी कोचिंग का कोई ऐप यूज़ करें तो वो कुछ दिन के लिए कट होकर के पढ़िएगा, ताकि आपका हो जाए सिलेक्शन। अगले एग्ज़ाम से क्या होगा, कितनी सीटें होंगी, नहीं होंगी, वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होता है। एग्ज़ाम तो अपने समय पर होता है, लेकिन तय नहीं होता है कि इतनी सीटें आएंगी कि नहीं। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है, बैक ऑन अर्थ। ये न्यूज़ है, कौन है? शुभांशु शुक्ला हैं और अंतरिक्ष स्टेशन से वापस आ गए हैं, और उसी का ये तस्वीर है शानदार सा। कहाँ पर लैंड हुए वो भी देखेंगे हम लोग। छोटा सा न्यूज़ है, इसको कवर कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पर चलेंगे। 72 के लिए कल से शुरू कर दिया है। कल पहला सवाल दिया था, बेसिक स्तर का भी एक सवाल था और एक एडवांस स्तर का भी सवाल था। 72 के लिए ओनली, अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़िएगा। 71 के लिए पीटी करंस अभी नहीं चल रहा है, आफ्टर पीटी हम लोग शुरू करेंगे। शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बने हैं राकेश शर्मा जी के पश्चात, जो अंतरिक्ष में गए हैं। सारा डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ पर ये लैंड हुए, तो देखिए ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड शब्द का क्या तात्पर्य होता है कि अलग अलग राज्यों ने मिल करके इस संघ का निर्माण किया है। यही होता है यूनाइटेड का मतलब। जिस प्रकार से यूएई है, जिस प्रकार से यूएसए है। यूएई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर छोटे छोटे रियासत हुआ करते थे, जो सब मिल करके एक छोटा सा देश उन्होंने बनाया, यूएई। यूएसए है, यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने मिल करके एक देश बनाया जिसका नाम है यूएसए। ठीक है, तो यूएसए के कैलिफोर्निया कोस्ट, ये है कैलिफोर्निया राज्य है। कैलिफोर्निया कोस्ट पर यहाँ पर प्रशांत महासागर में लैंड हुआ, प्रशांत महासागर में लैंड हुए थे वो। तो ये भी याद में रखिएगा कि छोटा सा फैक्ट है, क्या पता पूछ ले आपसे। ये मैक्सिको का खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता है। ये पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पर आपको रॉकीज़ पर्वत श्रृंखला दिखेगी, रॉकीज़ की श्रेणी यहाँ पर दिखती है आपको। कि अमेरिका का जो मुख्य आबादी है बंधुओं, वो इस प्रकार से बसा हुआ है। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा सघन आबादी इन्हीं क्षेत्रों में है। हालांकि पूरे देश में ही आबादी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सघन आबादी आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर बड़े बड़े शहर देखेंगे, जैसे न्यूयॉर्क राज्य और न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क राज्य भी है और सिटी भी है, तो सिटी भी दिखेगा आपको। यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी दिखेगा, यहाँ पर आपको टेक्सास दिख रहेगा, और बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं। उसके बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त करनी है, हमें जिसके बारे में प्राप्त करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। शुभांशु शुक्ला हैं जो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। इससे पहले राकेश शर्मा जी गए थे, याद रखिएगा इसको। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौटे हैं। उनकी वापसी के 15 मिनट बाद स्पेसक्राफ्ट का समुद्र में उतरना हुआ, जिसमें पेगी व्हिटसन और स्लावोज उल्नवास्की भी शामिल थे। ये दो और यात्री हैं जो स्पेस स्टेशन से वापस लौटे हैं, ये दोनों भी उसमें शामिल थे। अब इसका क्या हमारे लिए महत्व है इस यात्रा का, तो दरअसल में शुभांशु शुक्ला जो हैं हमारे गगनयान मिशन के टीम का भी हिस्सा है, और इन्होंने इस एक्सियोम 4 मिशन को भी पायलट इन्होंने ही किया है। यही थे इस मिशन के पायलट। तो हमारे पास एक अनुभवी पायलट है अब, जिसको अंतरिक्ष में जाने का अनुभव है, जो गगनयान 4 मिशन में हमारे लिए काम आएगा। गगनयान 4 मिशन जो है ये अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव आधारित मिशन है, जिसमें मानव को बिठा करके हम अंतरिक्ष में ले जाएंगे।
और कुछ घंटे के पश्चात से वापस आ जाएंगे। कोई अंतरिक्ष स्टेशन पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अंतरिक्ष स्टेशन है भी नहीं। हमने सोचा है कि 2036 तक हम बनाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अब सारे स्पेस प्रोग्राम में भी डिले हो रहा है। सब जैसे गगनयान मिशन तो 2022-23 में ही होना था, 2024 में होना था, तो 2025 भी बीत जाएगा कुछ दिनों में। तो अभी तो काफ़ी दूर दिख रहा है वो भी। जैसे अंतरिक्ष स्टेशन की बात की जा रही 2035 तक के लिए, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत पहले से करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगता है, 10-12 साल तो मिनिमम लगता है अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में पूरा। तो उसका भी कोई शुरुआत अभी दिख नहीं रहा है। उसको पार्ट वाइज में जोड़ जोड़ कर बनाया जाता बंधुओं। वे कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में उतरे और हंगरी और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री भी इस मिशन में शामिल थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 1 अरब लोगों के सपनों को प्रेरित किया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है प्रधानमंत्री महोदय ने। शुक्ला का यह मिशन गगनयान की तैयारी महत्वपूर्ण कदम होगा। शुभांशु शुक्ला जो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। शुभांशु शुक्ल है ना, शुक्ला बोल देते हैं। एक्सियोम 4 मिशन जो नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच सहयोग का परिणाम है, ने इन्हें अंतरिक्ष में भेजा था। इन्होंने 20 घंटे बिताए और 288 के करीब में चक्कर पूरा किया है। शुक्ला और उनकी टीम को सोमवार के दोपहर ISS अलग होने के बाद मंगलवार को पृथ्वी पर लाया गया है। और स्पेस एक्स का ड्रैगन है, स्पेस एक्स जो है कंपनी एलन मस्क की, उसी का क्रू ड्रैगन यान से इस मिशन को अंजाम दिया गया, जो निजी और सरकारी सहयोग का उदाहरण है, और इसी के जरिए वो वापस आए हैं। 2027 में माना जा रहा है कि गगनयान मिशन होगा, जो पहले 2022 में होने वाला था, फिर 23 में होने वाला था, फिर 24 में, 25 में, 26 और 27 चला गया है, आगे ही बढ़ता चला गया है। इसको याद जरूर रखिएगा। छोटा सा फैक्ट है, कहाँ पर, US के कैलिफोर्निया तट पर उतरे हैं। उसके पश्चात दूसरा फैक्ट क्या बताया, स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन का उपयोग किया गया है, और उनके साथ 2 और देश के लोग थे, जैसे हंगरी और पोलैंड के बीच भी, पोलैंड और हंगरी के भी लोग, 2 अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे। इसको जरूर ही याद रखिएगा, प्रीलिम एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा ये। ओके, अगला जो टॉपिक है, जयशंकर जी SCO समिट, SCO विदेश मंत्रियों की समिट हुई है चीन में। वहाँ पर वो चीन के राष्ट्रपति शी मिले और शी जिनपिंग। उसके साथ साथ उन्होंने टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, यानी कि अलगाववाद, आतंकवाद और एक्सट्रीमिज्म को क्या बोला जाएगा, सांप्रदायिकता बोल सकते हैं, या हाँ यही बोल सकते हैं, या और कोई शब्द हो तो बताइएगा मुझे, एक्सट्रीमिज्म। तो ये उन्होंने बताया कि ये जो ट्राई कॉम्बिनेशन है ना, ये डेविल है, और इससे हमारे सभी देशों को, जितने भी सदस्य हैं SCO के, उन सभी को नुकसान पहुंच सकता है। वो टेररिज्म की किस उपलक्ष्य में बात कर रहे थे, किसके कारण से बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के कारण से, क्योंकि पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है। SCO की विदेश मंत्रियों की ये बैठक थी बंधुओं, ये याद रखिएगा। SCO की इस बार जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी वो चीन में ही होगा, वो चीन में ही होगा, ऐसा माना जा रहा है कि चीन में ही इस बार SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। तो ज़रा इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, फिर हम लोग SCO के बारे में भी पढ़ेंगे। जयशंकर जी की चीन की यात्रा है, वहाँ पर उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। जो लद्दाख में सैन्य गतिरोध शुरू होने के पश्चात से पहली चीन यात्रा थी, अर्थात 2020 के मई के पश्चात से, जब से लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच में आमने सामने बैठ करके गतिरोध शुरू हुआ था, उसके पश्चात से उनकी पहली चीन यात्रा थी। और माना जा रहा है कि भारत और चीन के संबंधों में अब सुधार देखा जा सकता है। आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन सुधार देखा जा सकता है, जिसमें दोनों देशों ने संबंध को बेहतर करने के लिए कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति से अवगत भी कराया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुआ है, खासकर भारत और चीन के बीच में जो सेनाएं स्टैंड ऑफ पोजीशन में थी, एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वो भी अब पीछे गई हैं। तो यानी कि माना जा रहा है कि ये पॉजिटिव संकेत है। लेकिन चीन के साथ कभी भी कोई पॉजिटिव संकेत बिना संदेहों के नहीं देखा जा सकता, हमेशा ही संदेह तो होता ही है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र किया। उन्होंने धार्मिक विभाजन पैदा करना, जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नुकसान पहुंचाने की साजिश बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसके आयोजकों, वित्तपोषकों को जवाबदेह ठहराने की मांग की है। ये SCO में विदेश मंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया है। भारत ने इस घटना के बाद कार्रवाई शुरू की और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज़ें भविष्य में भी हम करेंगे। अगर हमारे खिलाफ आतंकवाद का उपयोग किया गया तो हम इस चीज़ को करेंगे। आपसे सवाल क्या पूछेगा, तो सवाल आपसे इस न्यूज़ के बारे में यहाँ से हो सकता है पूछ ले तो आप बता सकते हैं, लेकिन SCO क्या है, किस प्रकार से काम करता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आपसे पूछा जाएगा। SCO क्या है? छोटा सा संगठन था, पहले जब शुरू हुआ था तो संघाई 5 नाम था इसका,
मैंने इसके बारे में पहले भी पढ़ाया आपको, लेकिन जितनी बार टॉपिक चर्चा में आएगा उतनी बार तो मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। फिर भी मैं मान रहा हूँ कि आपको मैं अगर मैं MCQ दूंगा तो आप गलत कर आएंगे। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 ईस्वी को 15 जून 2001 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। ये भी आपको याद रखना है। इस गठन के शुरुआत में संघाई 5 चूंकि नाम था, चीन के बाउंड्री वाले जितने भी देश थे जिनके साथ उसकी सीमा विवाद चल रही थी, उसको लेकर इसको स्थापित किया गया था। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 5 देश इसमें शामिल थे। उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल था। 2017 में भारत, पाकिस्तान, 2023 में ईरान इसके पूर्ण सदस्य बने हैं। वर्तमान में इसके 9 सदस्य देश हो गए हैं। 9 सदस्य देश हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिक्स ज़्यादा बड़ा संगठन है या फिर SCO है। ब्रिक्स के कितने मेंबर हैं, SCO के कितने मेंबर है? छोटा सवाल है। आप सोच में पड़ गए होंगे, काउंट कर रहे होंगे कि ब्रिक्स में कौन है, BRICS। फिर सोच रहे होंगे ईरान भी जुड़ा है क्या, इंडोनेशिया भी जुड़ा है क्या, अब कितने हो गए? तो ज़रा सोच करके मुझे बताइएगा। छोटा छोटा सा फैक्ट है जिसमें आप फंस सकते हैं। SCO का मुख्यालय जो है चीन में स्थित है, बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित है। अतिरिक्त 2024 में बेलारूस भी सदस्य बना है इसका। ओके, यानी कि भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, ये सब नए मेंबर्स हैं इसके। SCO का उद्देश्य क्या है तो पता ही आपको, क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देना, आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद, यही एक्सट्रीमिज्म का यही है हिंदी सही शब्द मुझे मिल गया, अतिवाद और अलगाववाद से लड़ना, साथ ही राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोगों को मजबूत करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है। SCO का ढांचा क्या है तो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, जिसमें राज्यों के यानी कि स्टेट के प्रमुख बैठते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इस प्रकार के लोग बैठते हैं और वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट इसको कहा जाता है। राजनीतिक व आर्थिक मुद्दों के लिए सरकार के प्रमुखों की परिषद, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, बैठता है, जो वार्षिक रूप से बजट और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करते हैं ये लोग। आतंकवाद विरोधी भी संगठन है इसमें, जिसको रैट्स कहा जाता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों के लिए भी अन्य परिषदें भी इसमें शामिल है। ताशकंद किसका कैपिटल है? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किसका कैपिटल है? ताशकंद। ताशकंद में बहुत सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं, जैसे CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना 1925 में मानवेंद्र नाथ रॉय जी ने ताशकंद में ही किया था। ये उस समय रूस का भाग हुआ करता था। दूसरा क्या फैक्ट जुड़ा हुआ है, शास्त्री जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु यहीं पर हुई थी। ताशकंद में ही भारत पाकिस्तान के बीच वार्तालाप शुरू हुआ था। SCO मीटिंग सालाना आयोजित की जाती है, जहां सदस्य देशों के नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 2024 की मीटिंग 24वां शिखर सम्मेलन 3 से 4 जुलाई 2024 को अस्ताना, कजाकिस्तान में हुआ है। इस दौरान बेलारूस पूर्ण सदस्य बना है। 2025 का मीटिंग 25वां शिखर सम्मेलन 2025 के शरद ऋतु में तियानजिन, चीन में आयोजित किया जाएगा। यह चीन की 5वीं मेजबानी होगी। ये मुझे आपको बताना था, इसको जरूर ही याद रखिएगा। इसी साल के अंत में यहाँ पर SCO की मीटिंग होगी। तियानजिन, ये चीन में जगह है, यहाँ पर इसकी मीटिंग आयोजित की जा सकती है इस साल के अंत में। ये फैक्ट अलग से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार PCS और UPSC एग्जाम में ना जो बैठक होने वाला है उसके बारे में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इस सम्मेलन में 100 से अधिक आयोजन होगा, जैसे राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, जन सहयोग, कल्चर, टूरिज्म, इन सभी चीज़ों पर बातचीत यहाँ पर की जाती है, तो ये भी याद रखिए। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा प्रीलिम एग्जाम में या मेंस एग्जाम में, SCO के उद्देश्य कौन कौन से हैं उसके बारे में बताइए। पहला कौन सा है? इसके 4 हैं, इन चारों को याद रहना चाहिए भाई, ये चारों के चारों आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको मेंस एग्जामिनेशन में ऐसे कैसे ही लिखने पड़ेंगे ये, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। पहला है सुरक्षा और स्थिरता, दूसरा है आर्थिक सहयोग, तीसरा है सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग, चौथा है नवाचार और युवा, यानी कि 2022 में स्टार्टअप और नवाचार के लिए विशेष कार्य समूह बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारत करता है। नवाचार और युवा से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाती है। सुरक्षा और स्थिरता, आतंकवाद, नशीले पदार्थ की तस्करी, सीमा विवादों को निपटने के लिए एक फोरम बनाया गया, सुरक्षा और स्थिरता। आर्थिक सहयोग को लेकर भी बनाया गया है, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को लेकर भी बनाया गया है। 2024-25 में किंगदाओ को पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। आपको याद होगा कि बनारस को भी घोषित किया गया था पिछली बार, उसके पश्चात अब चीन का जगह है किंगदाओ, इसको पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है SCO का। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 23 से 27 जून 2025 को योंगचुआन, चोंगकिंग में SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पीटी के रिगार्डिंग। ये जो सांस्कृतिक और मानवीय है, यहाँ से प्रीलिम एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, इसीलिए एक ही टॉपिक को 5 बार मैं पढ़ाता हूँ, हर बार कुछ नया फैक्ट ऐड होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। 23 से 27 जून 2025 को योंगचुआन में आयोजित किया गया है। चोंगकिंग में एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। उसके अलावा देखिए क्या है यहाँ पर, 2023-24 में अलमाटी, 24-25 में किंगदाओ को पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। 2022-23 में बनारस को पहला कल्चरल सांस्कृतिक राजधानी एससीओ का घोषित किया गया था। फिर 2023-24 में अलमाटी को, 2024-25 में किंगदाओ को घोषित किया गया है। ये तीनों के तीनों याद रखिएगा क्रम में ही, क्या पता ये तीनों के तीनों क्रम में आपको मैच करने के लिए दे दे। 15 जुलाई 2025 को जयशंकर ने तियानजिन में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। अलगाववाद, आतंकवाद और अतिवाद, इनको इन्होंने बताया कि तीनों डेविल हैं, ये तीनों किसी भी चीज़ को खराब करने की क्षमता रखते हैं। आतंकवाद पता ही आपको, अलगाववाद बता ही दी, अतिवाद यानी कि एक्सट्रीमिज्म। पहलगांव हमला की उन्होंने चर्चा की। उसके पश्चात उन्होंने ये भी कहा कि अगर आतंकवादी हमला हम पर होता है तो हमारे पास जवाब देने का अधिकार होगा, और जिस प्रकार से हमने जवाब दिया है हम आगे भी देंगे। ये दोनों का मैसेज था, छोटे मियाँ को भी मैसेज था और उनके सपोर्टर बड़े मियाँ को भी मैसेज था कि स्पष्ट और सही सही शब्दों में बता दिया गया है। ये जरूर याद रखिए कि इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। ये सदस्य देशों के बीच में आपस में ही नहीं बनता है, जैसे रूस चीन, जैसे भारत चीन, जैसे भारत पाकिस्तान, इनके बीच में आपस में ही कम थोड़ा सा सहयोग है, आपस में ही नहीं बन पाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ एक विवाद है। एनसीईआरटी कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक आई है। इस सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में एक चैप्टर जोड़ा गया है जिसको एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड नामक किताब है। इसमें एक चैप्टर जोड़ा गया जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। यहाँ पर मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के कुछ राजाओं के साथ में हिंसक घटनाओं को थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया गया है, बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, ऐसा आरोप लग रहा है। मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा और अकबर की जो उदार नीति है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जरा न्यूज क्या है पहले वो देखिए। एनसीईआरटी की कक्षा 8 के लिए नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड जारी की गई है। 2025-26 की शैक्षणिक सत्र के लिए उपयोग में लाई जाएगी। यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत मुगल काल को पहली बार कक्षा 8 में विस्तार से पेश करती है। जो पहले कक्षा 7 में पढ़ाया जाता था उसको कक्षा 8 में पढ़ाया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। अब इसी में कुछ चैप्टर्स ऐसे जोड़े गए हैं जिसका चित्रण माना जा रहा है कि अतिशयोक्तिपूर्ण है। इसीलिए मैंने हमेशा ही आपको रिकमेंड किया कि हिस्ट्री जब भी पढ़ना हो आपको तो ओल्ड एनसीईआरटी 11th-12th की अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बियॉन्ड आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। ओल्ड एनसीईआरटी में 11th में आता है मिडिवल एंड एंशिएंट, 12th में आता है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। वो शानदार किताबें हैं, बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं और इस तरह की चीज़ों से दूर हैं बिल्कुल ही, केवल फैक्चुअल हैं और एनालिसिस बेस्ड हैं वो। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का चित्रण किस प्रकार से किया गया है, जिससे बाबर को एक निर्दयी और क्रूर विजेता बताया गया, जो कि सही भी है। उसने पूरे शहर की आबादी को कत्लेआम करता था, ये भी सही दिया हुआ है। अकबर के शासन का निर्दयता और सहनशीलता का मिश्रण बताया गया है। अकबर निर्दयी भी था और सहनशील भी था, इस प्रकार से उसको बताया गया है। औरंगजेब को मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट करने वाला बताया गया है, जो धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक माना गया है। पुस्तक में इन शासकों काल में धार्मिक असहिष्णुता के कई सारे उदाहरण भी दिए गए हैं। उसके अलावा ये भी लिखा गया है कि इन घटनाओं का आज के किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। 8 साल के बच्चे को आप क्या सब पढ़ाएंगे, 8वीं क्लास के बच्चे को? अगर हिस्ट्री का मतलब होता है, ठीक है, हिस्ट्री हमेशा सच पढ़ाना चाहिए। बाबर था भाई, उसने कोई समाज सुधार के कार्य तो नहीं किए, ये सही है। औरंगजेब कोई सही शासक तो नहीं था, ये भी सही है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकारों ने भी उसकी खूब आलोचना की है क्योंकि वाकई सही नहीं था। लेकिन आप उससे फैक्ट बता करके क्या सिखाना चाह रहे हैं? मेन सिखाना होता है एनालिसिस, कि आप क्या उससे सीख रहे हैं। अतिवाद हमेशा खराब होता है, भले वो कोई करे। मध्यकाल का दौर ही माना जाता है धार्मिक असहिष्णुता का काल। केवल भारत नहीं, संपूर्ण दुनिया में ही इस समय धर्म के आधार पर जितने लोग मारे काटे गए उतना दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ। अब मुझे बताइए, चंगेज खां किस धर्म का मानने वाला था? वो तो मुस्लिम नहीं था, लेकिन उसने पूरी मुस्लिम आबादी, हिंदू आबादी, जो जहाँ मिले, हिंदू आबादी तो नहीं मिला उसको, मंगोलिया से शुरू करके स्पेन तक में सबको मिटा दिया उसने। शहर के एक कुत्ते तक को मार देता था वो, इस प्रकार का क्रूर था। तो ये भी सच है। इतिहास से आपको केवल घटनाएं और क्रूरता नहीं बल्कि उससे एनालिसिस, विश्लेषण की क्या सीखा हमने। एक्सट्रीमिज्म हमेशा ही खराब होता है। जब सत्ता निरंकुश हो जाती है तो फिर
लोगों के साथ अन्याय होना शुरू हो जाता है। जब धर्म राजनीति में प्रवेश करता है तब लोगों के साथ अन्याय शुरू हो जाता है। ये हमें सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मंदिर तोड़े गए, गुरुद्वारे तोड़े गए, मस्जिद तोड़े गए, ये सारे मानसिकता के लोग एक ही होते हैं। उसके कोर में क्या होता है? तो उनके अंदर छिपी हुई धर्म की विकृत भावना, कट्टरता, ये उसके कोर में होता है। ये विश्लेषण आपको समझाना चाहिए। औरंगजेब ने तोड़ा, क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? इसका क्या था अर्थ? तो वही एक्सट्रीमिज्म था। ठीक है, तो ये आपको समझाना चाहिए। आई होप बुक में ज़रूर समझाया गया होगा कि एक्सट्रीमिज्म ही खराब होता है हमेशा। धर्म इंटरनल मैटर होता है। पॉलिटी में एक सिद्धांत होता है कि पॉलिटी अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, तो धार्मिक जो स्वतंत्रता दी गई है, तो धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता का शब्द भी आता है। अंतःकरण, धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि बाह्य स्वरूप धर्म का जो है, जैसे टोपी लगाना, टीका लगाना, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। और अंतःकरण की, आप अपने ईश्वर के साथ किस भाषा में संवाद करते हैं, इसकी स्वतंत्रता भी दी गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मीराबाई को कृष्ण में प्रेमी दिखते हैं और सूरदास को उनमें बालक दिखता है। अंतःकरण कि आप अपने ईश्वर को किस रूप में देखते हैं, ये मायने रखता है। तो धर्म का मतलब ये होता है। और धर्म में ईश्वर और उसके व्यक्ति के जो उपासक होता है, जो उपासक होता है, उसके बीच संबंध बड़ा ही प्राइवेट सा होता है। बिल्कुल प्राइवेट संबंध होता है कि आप अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को किस तरह से याद करते हैं। उसमें कट्टरता का कोई भी स्थान होता ही नहीं है। तो एक्सट्रीमिज्म के जगह पर अगर हमने इसकी जगह पर एक्सट्रीमिज्म को सही से इससे जोड़ करके एक्सप्लेन किया होता, तो हमें पता होता कि इस तरह के जो सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। एनसीईआरटी अगर मैं पढ़ूंगा तो और अच्छे से आपको समझाऊंगा। फिलहाल इस विवाद को समझ लेते हैं और हम लोग चलते हैं आगे। जैसे इस पुस्तक में बताया गया है कि कुछ काले अध्याय, डार्क पीरियड्स पर ध्यान दिया गया, जिसमें बाबर, अकबर, औरंगजेब के शासनकाल की घटनाएं शामिल हैं। इससे चेतावनी दी गई कि अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर हमले और 30,000 लोगों की हत्या का जिक्र है, जो उसके शासन की क्रूरता को दर्शाता है। हत्या नहीं थी, 30,000 राजपूत थे जो लड़ते लड़ते मरे थे। युद्ध था ये। और अकबर ने जब उनको लड़ते देखा तो इतना प्रभावित हुआ कि चित्तौड़ के गेट के बाहर राजपूत सैनिक की मूर्ति बना दी उसने, कि इस तरह के लोग पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते हैं। भले मर जाएंगे लेकिन लड़ते ही रहेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। गर्दन कटने के पश्चात भी लड़ते रहे। बिल्कुल सही सुन रहे आप। अगर आप किसी जीव का गर्दन काट दोगे तो तुरंत ही नहीं मृत्यु होती है। तो गर्दन कटने के पश्चात भी उनके हाथों से तलवार नहीं गिरा था। तो अकबर ने जब ये दृश्य देखा तो उसने चित्तौड़ के किला के बाहर 2 राजपूत सैनिकों की मूर्ति बनवा दी। उनका नाम मैं भूल गया हूँ, नहीं तो वो भी आपको बता देता मैं। एनसीईआरटी कहना है घटनाओं को शामिल करने का उद्देश्य इतिहास को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना है। पुस्तक में नोट ऑन सम डार्कर पीरियड इन हिस्ट्री, ये चैप्टर का नाम है। इस अध्याय में इन चीज़ों को समझाया गया है। मैं आपको हर एक फैक्ट समझा देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं आगे, जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से मुगल सम्राट अकबर के दौरान कुछ चीज़ें सहिष्णुता वाली थी। बाकी आपको चित्तौड़ की कहानी बता दी, जहाँ पर 30,000 लोग लड़ते लड़ते मरे थे। आप हत्या मत बोलिए, हत्या बोल गए कि आप राजपूतों की शान को बट्टा लगाते हैं। राजपूत थे वो, उनकी हत्या कौन कर सकता था? लड़ते लड़ते वो मरे थे। और जो महिलाएं थी उन्होंने जौहर कर लिया था, तो वो उनका बलिदान होता है, उनका शौर्य होता है। हत्या शब्द सही नहीं होगा इसके लिए। अकबर जो मुगल साम्राज्य के तीसरे और सबसे प्रभावशाली सम्राट थे, अपनी उदार नीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नीतियों ने न केवल उनके शासन को मजबूत किया, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके जैसे सबसे पहला धार्मिक सहिष्णुता में उन्होंने जजिया कर 1562 में समाप्त कर दिया है। गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर को समाप्त किया, जो हिंदू समुदाय के लिए बड़ी राहत थी। उन्होंने अपने दरबार विभिन्न धर्म के विद्वान जैसे अबुल फजल, फैजी, बीरबल को भी शामिल किया। यहाँ तक कि हरविजय सूरी नाम है, जो जैन संत थे, वो भी अकबर के दरबार में रहे। अकबर के दौरान आए गए, बहुत सारी चीज़ अकबर ने उनसे संवाद भी किया। हरविजय सूरी के बारे में भी पूछा जाता है, जबकि वो जैन संत थे। जैन तो श्वेतांबर, श्वेत कलर का वस्त्र पहनते हैं, उसके अलावा वस्त्र तक नहीं पहनते हैं। सुलह एक कुल की नीति, अकबर ने सुलह एक कुल की नीति शुरू की, जो सभी धर्मों समुदायों के बीच शांति और समन्वय पर आधारित थी। इस नीति के तहत उन्होंने धार्मिक भेदभाव को खत्म करने, सभी लोगों को समान अधिकार देने का प्रयास किया। यह नीति उनके शासन के नैतिक आधार के रूप में जानी जाती है, जो सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। किसी दिन अगर मध्यकाल पढ़ाने का मिला अवसर तो आपको समझाऊंगा कि सुलह एक कुल की नीति क्या थी। दरअसल में इबादत खाना उसने शुरू किया, लेकिन बाद में उसको बंद भी करना पड़ा। फतेहपुर सीकरी में है, ये भी पूछा जाता है इबादत खाना
पहले अकबर फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, वहाँ पर महल वगैरह का भी निर्माण किया, लेकिन वहाँ पर समस्याओं के कारण से, खासतौर जल की समस्या के कारण फिर उनको आगरा आना पड़ गया। 1575 फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना प्रार्थना गृह की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्म के नेता विद्वान एक साथ मिलकर धार्मिक चर्चा करते थे। इस मंच पर हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई विद्वानों ने भाग लिया, लेकिन बाद में धार्मिक विद्वान एक दूसरे से लड़ने लग गए और अपशब्द भी एक दूसरे को कहने लग गए। तो उसके पश्चात से अकबर ने इसको बंद करवा दिया था कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हिंदू विवाहों में सुधार, अकबर ने हिंदू विवाह प्रथा में सुधार किए, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह पर रोक लगाने की कोशिश की कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सती प्रथा पर भी रोक लगाने का असफल प्रयास किया, वो रुका नहीं। राजा मान सिंह और राजपूत सहयोग, राजपूत नीति अपनाई। उनको पता था कि राजपूतों से अगर लड़ेंगे वो तो ख़त्म हो जाएंगे, जिस तरह से इससे पहले कि दिल्ली सल्तनत या सभी राजा जो हैं वो राजपूतों से दुश्मनी लेकर बच नहीं पाए। इस देश में राजस्थान में रहते थे ये सारे उस समय, तो इसलिए उसने नीति अपनाई कि इनके साथ झगड़ा मत करो, इनको मान सम्मान दो और इनके साथ सुलह की नीति अपनाओ, जिसमें वो विवाह करते थे। बहुत सारे राजपूत राजकुमारों ने मुस्लिमों से विवाह किया, बहुत सारे मुगल के राजकुमारों ने राजपूतों में शादी की। तो इस प्रकार से विवाह नीति के द्वारा, राजपूत नीति के द्वारा उन्होंने राजपूतों को साधा और इनसे झगड़ा ना लेकर के बल्कि इनके साथ सहयोग को स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने पुत्र जहांगीर के जन्म के बाद मंदिरों और मस्जिदों के निर्माण में योगदान दिया, जो उनकी उदारता का प्रमाण है। अकबर ने जबरन धर्मांतरण में सख्ती से रोक लगाई, लोगों को अपने धर्म का पलायन करने की स्वतंत्रता दी। ज्वाला देवी का आपने नाम सुना है क्या? ज्वाला देवी का, ये हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है, माता का मंदिर है, जहाँ पर धरती से अग्नि निकलती रहती है, आग निकलती रहती है, अग्नि की ज्वाला निकलती रहती है। तो अकबर को जब ये पता चला तो उसने इसको ढकने का प्रयास किया, मोटे से सोने की चादर से इसको ढक दिया। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ये ज्वाला जो है इस सोने को काट करके ऊपर आ गई और इसको पिघला दिया। उसके पश्चात अकबर ने पैदल यात्रा की थी, यहाँ तक कि ऐसी किंवदंतियाँ हैं, कहीं इतिहास की किताब में तो नहीं है, किंवदंतियाँ हैं, ये किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ, किस्से भी इतिहास के भाग हो जाते हैं कई बार, तो इसी प्रकार की चीज़ें भी हैं। तौहीद इलाही 1582 में अकबर ने दीन इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया, जो विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों का मिश्रण था। दीन ए इलाही यानी कि जो भी इलाही हैं, जो भी जनता है उसका धर्म, दीन ए इलाही। तो दीन का मतलब इस्लाम में धर्म से भी उसको जोड़ा जाता है इस शब्द को। तो दीन ए इलाही इसका तात्पर्य है कि एक ऐसा धर्म जो हिंदू मुस्लिम को जोड़ करके रख सके। इस प्रकार का धर्म उन्होंने बनाने का असफल प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने इसको अपनाया भी, जैसे बीरबल ने अपनाया, अकबर ने खुद अपनाया, अबुल फजल ने अपनाया, लेकिन बाकी जनता ने इसको नहीं स्वीकार किया। प्रभाव व महत्व, अकबर की ये उदार नीतियाँ उसके शासन को लंबे समय तक स्थिर रखने में मददगार रहीं। इन नीतियों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, मुगल साम्राज्य को बहुसांस्कृतिक बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट है। टेस्ला का पहला भारत में कहाँ पर स्टोर रूम खुला है? ये खुला है मुंबई में। कहाँ पर? तो मुंबई में खुला है, ये जरूर याद रखिएगा। शुरुआत में तो उसने वाई वेरिएंट से की है, टेस्ला कार की वाई वेरिएंट है इलेक्ट्रिक कार की, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है भारत में। एलन मस्क की टेस्ला जो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है 15 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से भारत में प्रवेश कर चुकी है। और पहला कहाँ पर शोरूम, तो स्टोर जो है मुंबई में लॉन्च किया गया है, जरूर इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने इस स्टोर का उद्घाटन किया है। किस प्रकार से एक देश का मुख्यमंत्री किसी प्राइवेट गाड़ी के कंपनी के स्टोर का उद्घाटन करने जाता है? क्यों जाना भाई, क्यों इतना महत्व देना? आप बोल तो देसी देसी देसी, फिर विदेशी किसी कार कंपनी का दुकान का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री इसलिए चुनते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक कार के दुकान का उद्घाटन करें? सोचिए जरा किस तरह से डिवेल्यूएशन करना हुआ भारत के लोगों का, भारत की राजनीति का। तो गए, वो फोटो खिंचवाया, गाड़ी चलाया, बस इतना ही याद रखिएगा। टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है, बस इतना ही है इसमें पीटी फैक्ट, ठीक है। एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, मध्यकाल की एक दो किताबें दिखा देता हूँ, क्या पता आपको पढ़ने का मन हो तो पढ़िएगा। 1 मिनट में दिखा देता हूँ, बहुत सारी किताबें एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। अगर पीटी फैक्ट के लिए आप पढ़ते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें? तो 11th की जो NCERT आती है ना, उससे शुरू करें, सबसे बेसिक किताब है। उसके अलावा मध्यकाल की जो मुझे एक और अच्छी किताब लगी है, मॉडर्न भी कुछ लोग एस के पांडे का पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई लगा है एस के पांडे सर का तो वो है ये मध्यकालीन भारत जो बुक आती है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पीटी के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको थोड़ा सा एनालिसिस में जा कर के पढ़ना है डिटेल में कि भाई क्या क्या हुआ था, तो देखिए इतनी मोटी सी बुक आती है, इतनी मोटी सी किताब है। ये हरीश चंद्र वर्मा की किताब है, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए किताब होता है।
1540 से 1761 तक है इसमें मात्र, इसमें दिल्ली सल्तनत नहीं है। 1540 से 1761 तक का भाग दिया हुआ है। एक और किताब है जो आपका सतीश चंद्रा का किताब है, 1526 से 1761 है। यूपीएससी मेंस के लिए सारे पढ़े थे, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। उसके अलावा मध्यकालीन भारत एक हरीशचंद्र वर्मा की ये किताब आती है 750 से 1540। तो ये दो किताब मिलकर के एक पूरा मिडेवल हिस्ट्री बनता है, इतना मोटा किताब मिलकर के एक मिडेवल हिस्ट्री बनता है। अगर आपको राजपूत काल और अच्छे से पढ़ना हो तो एक बहुत ही शानदार प्रोफेसर रहे हैं केसी श्रीवास्तव जी, इनका किताब है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, प्राचीन भारत इतिहास व संस्कृति, इस प्रकार की किताब आती है, काफ़ी मोटी सी किताब है। तो इसमें एंशियंट हिस्ट्री भी दिया हुआ है, बहुत डिटेल में है। और सबसे अंत में आपको कौन सा मिल जाता है तो राजपूत काल मिल जाता है। इससे बेहतरीन राजपूत काल मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है, इससे बेहतरीन मैंने सारे ये पढ़े हैं। इसमें सबसे अच्छा जो लगा वो है यही केसी श्रीवास्तव में, बहुत सुंदर। आप इतना मोटा किताब आपको देखने में लग रहा होगा, जब पढ़ना शुरू करेंगे तो कब कैसे खो जाएंगे किताब में आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बताया है। कृपया एग्जामिनेशन के बाद अगर समय मिले तो ये सब पढ़ें, बाकी मत पढ़ें। मैं तो पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मुझे हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो पढ़िएगा, नहीं तो अपने सिलेबस का किताब सबसे पहले पढ़िए, वही आपका भी काम आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।